के विद्याधर नगर से प्रत्याशी हैं और ये सीधे लाइव तस्वीर। तो जयपुर से ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप दिया कुमारी को देख पा रहे हैं जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं। और देखिए यहाँ पर वो पहुंची हैं, उनके साथ देखिए समर्थक भी आपको नजर आ रहे हैं। जयपुर से ये सीधे लाइव तस्वीर, जयपुर के विद्याधर नगर से प्रत्याशी हैं दिया कुमारी और ये सीधे लाइव तस्वीर हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई, जिसमें देखिए दिया कुमारी पहुंची हैं और उनके साथ समर्थक भी मौजूद। तो भरतपुर जिले की वैर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बहादुर सिंह अकोली के चुनाव प्रचार के दौरान बिगड़े बोल नजर आए हैं। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी बहादुर सिंह अकोली ने जाटव समाज के खिलाफ भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। पूरे मामले को लेकर के अब लोगों ने निर्वाचन विभाग से कार्रवाई की मांग की है। तो भरतपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। वैर विधानसभा क्षेत्र से देखिए यहाँ पर अब जो प्रत्याशी उनका यहाँ पर अब बिगड़े बोल जो है वो भी देखने को मिल रहा है और उसको लेकर के अब वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द भी कहे गए हैं और ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान बहादुर सिंह अकोली के बिगड़े बोल देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और यहाँ पर अब देखिए बहादुर सिंह अकोली ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मैंने कलेक्टर को भी पीटा, एसपी और थानेदार को भी पीटा, ये उनके तरफ से कहा गया। मुख्यमंत्री के लिए भी अब शब्द वो कह रहे हैं और जम करके ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चुनाव प्रचार कर रहे थे बहादुर सिंह अकोली, उसी दौरान इनके बिगड़े बोल देखने को मिले हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी हैं और देखिए वैर विधानसभा क्षेत्र से बहादुर सिंह कोहली जो कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए दिखे हैं। तो यानी ये बहादुर सिंह कोहली यो मतवानियों मेरे कलेक्टरों को पीटो है, एसपी को पीटो है, थानेदारों को पीटो है, वीडियो चलाई मुख्यमंत्री को पीटो है। तो यानी अब ये नहीं लोग आई नहीं तो मैं क्यों कर दे। तो अलवर जिले में किशनगढ़ बास विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रामहेत यादव के द्वारा विवादित बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक थानेदार और अधिकारियों के दबाव में काम करते हैं, इसलिए उनके विधायक बनने के बाद इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों की वर्दी उतरवा दूंगा और इलेक्शन करने वाले अधिकारियों को भी नौकरी करना सिखा दूंगा। वहीं किशनगढ़ बास एसडीएम डॉक्टर धीरज सिंह ने बताया कि उनके पास एक बयान का ये जो वीडियो है वो भी सामने आया है। अभी डीएसपी से इस वीडियो की सत्यता की जांच करवाई जा रही है। अगर यह वीडियो सही पाया जाता है तो इस पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए चुनाव आने वाले हैं और जो बीजेपी प्रत्याशी है वो पहुंच रहे हैं, यहाँ पर अपना संबोधन दे रहे हैं। उसी दौरान कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके अब बिगड़े बोल भी देखने को मिल रहे हैं। वीडियो सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी, ये प्रशासन की तरफ से कहा गया है। पुलिस वालों को वर्दी उतरवाने की धमकी दी गई है, बहुत लोगों को घर भेजा है मैंने, ये रामहेत यादव की तरफ से कहा गया है और हमारे लोगों को पाबंद किया जा रहा है। जो रामहेत यादव की बात को नहीं माने, ऑफिस में नहीं बुलाता था तो फोन पे ही काम कर देते थे। अब आप थानेदार आपको एमएलए बना देगा, एसडी एमएलए बना देगा, तहसीलदार बना देगा। हमारे जितने भी लोग हैं उनको पाबंद किया जा रहा है। मैं इस मंच से कहता हूं, मेरा कोई कार्यकर्ता अपराधी है जिसके खिलाफ 2 मुकदमे, 3 मुकदमे, 4 मुकदमे आप पाबंद करिए।
सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अबरार को चुनाव प्रचार के दौरान गंभीरा गांव में ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा है। इस दौरान युवाओं ने प्रदर्शन किया है और बाद में गुस्साए युवाओं से समझाइश कर मामले को शांत करवाया गया है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अबरार भाड़ौती, गंभीरा और कुंडली नदी गांवों में चुनावी प्रचार के दौरे पर थे। वे गंभीरा गाँव में पहुंचे तो यहाँ ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अलवर जिले के तिजारा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी महंत बालकनाथ का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बालकनाथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में अब गुर्जर समाज भी शामिल हो गया है। भिवाड़ी गुर्जर समाज की पंचायत में जाते समय बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ को गुर्जर समाज के लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा है। गुर्जर समाज के लोगों ने असपा प्रत्याशी उद्यमी पोषवाल जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी बालकनाथ के समर्थन में पंचायत करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सामने असपा प्रत्याशी उद्यमी पोषवाल जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बीकानेर के खाजूवाला से कांग्रेस प्रत्याशी एवं मंत्री गोविंद राम मेघवाल का खुद के ही घर में अब विरोध शुरू हो गया है। गोविंद राम मेघवाल के भाई किशन लाल चौहान ने कांग्रेस से बगावत करते हुए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल को समर्थन दिया है। किशन लाल ने खुद के ही भाई मंत्री गोविंद राम और कांग्रेस को तानाशाह पार्टी तक बता दिया है। खाजूवाला की नाल गांव में एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए किशन लाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उनके भाई तानाशाही करते हैं। दोस्तों, ज्यादा आपका समय नहीं लेकर के मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं अभी कई गांवों में, वैसे तो मैं 5 साल से ही घूम रहा हूँ विश्वनाथ जी के पक्ष में। अभी मैं कई गांवों के अंदर घूम के आया हूँ। बिल्कुल लोगों का मानस बन चुका है। मैं तो आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि आप विश्वनाथ जी का सहयोग करिए और बहुत अच्छा वोटों से, मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा वोटों से जीतिए। बीकानेर के देशनोक में वोटरों को रिझाने के लिए वोट के बदले नोट देने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद देशनोक पुलिस थाने में शिकायत भी दे दी गई है, जिसकी जांच अब पुलिस करने में जुटी हुई है। विमला कंवर ने थाने में परिवाद देकर आरोप लगाया है कि बुधवार दोपहर को मोहल्ले में एक व्यक्ति ने खुद को देशनोक नगर पालिका का कर्मचारी बताया। यह व्यक्ति बिना अनुमति घर घर जाकर के महिलाओं के मोबाइल नंबर मांग रहा था। महिलाओं ने मोबाइल नंबर मांगने का कारण पूछा तो उसने बताया कि पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे तो आपको 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। यह लोग घर घर घूमकर खुलेआम वोट के बदले नोट का प्रलोभन देकर के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र भांबू ने आज से गांवों में जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इससे पहले गांव पहुंचने पर युवाओं ने बाइक रैली निकाल करके भांबू के काफिले की अगुवाई की है। गांव में हुए कार्यक्रम में गांव के वरिष्ठ सदस्य, जनप्रतिनिधि और महिलाओं ने भांबू का स्वागत किया है। इस मौके पर भांबू ने कहा कि वे जनता की सेवा करने के लिए चुनाव मैदान में है। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी के आपराधिक रिकॉर्ड से जुड़ी खबरों पर टिप्पणी करते हुए भांबू ने कहा कि मीडिया में जो खबरें आ रही है वो वास्तव में सही है, तो यह अब जनता को सोचना होगा कि वे किसका चुनाव करें। सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भाजपा से बागी होकर के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव ताल ठोकने वाली आशा मीणा से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने व आशा मीणा की जूतियां सर पर रखने की बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो एक चुनावी सभा का बताया जा रहा है। बिना बात भ्रम फैला हुआ है, विरोधी भ्रम फैला रहे हैं। आप विरोधी के चक्कर में मत आओ, उस चौकी से बाहर निकलो। मैं सार्वजनिक रूप से तुझसे प्रार्थना करूंगा और कोई गलती हो गई तो माफी मांगूंगा कि आप कार्यकर्ताओं के साथ लगे, पार्टी के साथ लगे। जो कमल का फूल जीवन पर रखेगा उसका डंका बजेगा। मैं 2 बार बिना कमल के फूल लड़ चुका हूं, या 2 बार हार जाना।
चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सघन जनसंपर्क कर क्षेत्रवासियों के बीच गहलोत सरकार के 5 वर्षों में किए गए विकास कार्य और उपलब्धियों को बताया है। वहीं आने वाले समय में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। आंजना जनता से आने वाले समय में अन्य विकास कार्यों की सौगात देने का विश्वास दिला करके कांग्रेस के मत में मतदान करने का आह्वान किया है। आंजना के चुनावी दौरे में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने उनका स्वागत किया। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार परवान पर चढ़ता जा रहा है। हॉट सीट महुआ पर चुनावी मैदान सांसद किरोड़ीलाल मीणा की पत्नी व गोलमा देवी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पूर्व मंत्री द्वारा गांव-गांव जाकर के झोली फैला करके वोट मांगने की तस्वीरें सामने आई हैं। महुआ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा के सामने सांसद किरोड़ीलाल के भतीजे राजेंद्र मीणा चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में पूर्व मंत्री गोलमा देवी के पति सवाई माधोपुर से चुनावी मैदान में है, वहीं भतीजा महुआ की सीट पर मैदान में है। आपको बता दें कि गोलमा देवी का प्रचार के दौरान देहाती अंदाज में भाषण व झोली फैला करके वोट मांगने की जो तस्वीर है, महुआ के चुनावी में रोचकता पैदा कर रही है। वहीं महुआ में गुलाम बेगम बादशाह वाली राजनीति पर अब परवान देखने को मिल रहा है। बेगम को हरा दिया, गुलाम को हरा दिया, और अगर बादशाह किरोड़ीलाल में हिम्मत है तो मेरे सामने चुनाव लड़े और मुझे हरा के बताए। मैं इस बस्ती के सामने कह रहा हूँ, 36 कौमों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। ये राजेंद्र मीणा उसको पटक नहीं देगा। बादशाह तो बहुत बड़ा आदमी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश आज जोधपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया है। वहीं उन्होंने ईडी की कार्रवाई को लेकर के भी केंद्र सरकार को घेरा है। करने नहीं आया हूं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमारे संगठन में एक नई एकजुटता दिखाई दी, एक नया उमंग, एक नया उत्साह, एक नई शक्ति दिखाई दी। और उसके बाद कर्नाटक के चुनाव के नतीजे निकले और उससे साफ हो गया कि भारत जोड़ो यात्रा हमारे राजनीति में एक परिवर्तनकारी क्षण था। और मुझे पूरा विश्वास है कि वही भावना भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो कर्नाटक में नतीजे पर उसका असर हुआ, वो ही असर राजस्थान में दिखाई देगा 3 तारीख को, और कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत फिर से मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जो प्रचार कर रही है, तो पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, कुछ प्रमुख उपलब्धियों का भी मैं जिक्र करूंगा, और जो उन्होंने वादे किए हैं अगले 5 साल में पूरा करने का, उसके आधार पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। पर हमारा मुकाबला सिर्फ बीजेपी से नहीं है। बीजेपी के 2 हथियार हैं, एक हाथ में ईडी है और दूसरे हाथ में सीबीआई है। छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो। तो बांसवाड़ा में टिकट नहीं मिलने से खफा होकर निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले हकरू मैड़ा ने आज अपना नामांकन वापस ले लिया है। हकरू के करीबियों का यह कहना था कि देश के गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के कहने पर उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। मामले में मीडिया से बातचीत करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, आप भी वहां पहुंचे, वही हम बात करेंगे। तो नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन तक बागियों को मनाने की कोशिश लगातार जारी है। बीजेपी को अब तक 2 सीटों पर बड़ी राहत मिली है। बागी नामांकन वापस लेने के लिए तैयार हो गए हैं और झोटवाड़ा से पूर्व मंत्री राजपाल सिंह नाम वापस लेंगे और बांसवाड़ा से बीजेपी के बागी हकरू मैड़ा भी मान गए हैं। हमारे संवाददाता ने बागी हकरू मैड़ा से खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं।
हकरू मेड़ा जिन्होंने 3 दिन पहले ही एक निर्दलीय नामांकन भरा था, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी थी, जिसके बाद ये बागी के रूप में सामने आए थे, आज इन्होंने वापस नामांकन ले लिया है। पूरी बात जानेंगे इनसे कि इन्होंने नामांकन क्यों लिया, किसके प्रेशर में लिया और किनका इनके पास कॉल आया। जी बताइए, आपने नामांकन वापस क्यों लिया और किसका कॉल आया आपके पास? हमें राष्ट्रीय नेतृत्व का भी फोन सभी आया, प्रदेश नेतृत्व का भी फोन आया, कहा है कि अभी, और हमारे जिलाध्यक्ष का बहुत प्रयास रहा, हमें संपर्क में जिलाध्यक्ष ने कहा कि मैं जिलाध्यक्ष नया बना हूँ तो निश्चित रूप से मेरी भी इज्जत का सवाल है और 5 सीटें बांसवाड़ा जिले को जिताने हैं और 5 जिताने हैं तो निश्चित रूप से हमें जो परिवार में एक दूसरे का दरार नहीं पड़े उसके लिए, और भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, ऐसी स्थिति को लेकर देखते हुए हमें इस फार्म को हमने विड्रॉ किया। तो अमित शाह का कॉल है, उन्होंने क्या बोला आपको? हमें राष्ट्रीय नेतृत्व में बात हुई है। तो जो आपने पहले आरोप लगाए थे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आरोप तो कांग्रेस बिल्कुल बनवास है, उन्होंने लूटा है बांसवाड़ा जिले को। दोनों मंत्री भ्रष्ट हैं, अर्जुन सिंह बामणिया और महेंद्र सिंह मालविया ने दोनों बांसवाड़ा का अरबों रुपया घोटाला किया। ईडी के माध्यम से हम जांच करेंगे सरकार हमारी बनने के बाद। धन सिंह के बारे में आप क्या बोलेंगे? धन सिंह जी मेरा भाई है, बड़ा भाई है, मैं उनके साथ में काम किया है और आगे भी हमसे मिलकर काम करेंगे। तो आपने उन पे आरोप लगाया था जमीन को? भाई हमारा है तो घर में परिवार में कुछ हो जाता है। आगे आप पार्टी को किस तरह से देखेंगे? पार्टी मेरी माँ है, उसको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, उसके लिए हम लड़ेंगे। यह हमारा कार्यकर्ता गांव का कार्यकर्ता तैयार है लड़ने के लिए। और उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं की आवाज़ है कि पिछले बार जो घटना हुई है इसलिए पुनः घटना आपसे नहीं हो, ये चिंता कार्यकर्ताओं के मन की। तो बांसवाड़ा विधानसभा की स्थिति इस बार? बांसवाड़ा विधानसभा 60 से 70 हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो जोधपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, रामेश्वर दाधीच ने वापस अपना नामांकन ले लिया है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्होंने नामांकन भरा था। आपको बता दें सीएम गहलोत के करीबी माने जाते हैं रामेश्वर दाधीच, और सुरसागर से नामांकन भरा था। तो यहाँ पर मनाने की जो कवायद है वो अब दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्होंने अपना नामांकन भरा था और रामेश्वर दाधीच ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्होंने अपना नामांकन भरा और सीएम गहलोत की करीबी रामेश्वर दाधीच माने जाते हैं। सुरसागर सीट से इन्होंने नामांकन भरा था और देखिए अब इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो लगातार देखिए अब यहाँ पर बागियों को मनाने की जो कवायद है वो और भी ज्यादा तेज होती हुई कांग्रेस और बीजेपी दोनों में दिख रही है। और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में देखिए यहाँ पर नामांकन इन्होंने भरा था और सीएम गहलोत के करीबी रामेश्वर दाधीच माने जाते हैं। अब इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। सुरसागर सीट से नामांकन भरा था। सुरसागर विधानसभा क्षेत्र से मैंने नामांकन किया था और आज मैंने अपना नाम वापस विड्रॉ किया। क्या कारण? पहले नाम किया कारण कुछ भी नहीं था, कारण जिन लोगों ने मुझे तो आज नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है। आपको बता दें कि 2 दिन में 94 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया है। बुधवार को 91 प्रत्याशियों ने वापस अपना नामांकन लिया और बाड़मेर में सर्वाधिक 5 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया है। मकराना, महुआ और पचपदरा में 4-4 कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। 200 सीटों पर 2605 प्रत्याशियों ने आपको बता दें कि पर्चे भरे थे और 3436 पर्चे, इनमें से 299 महिलाएं थी। 408 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। भिलवाड़ा, जयपुर के आदर्श नगर में सबसे अधिक उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया और दोनों सीटों पर 31 प्रत्याशियों ने नामांकन जमा कराए हैं। दूदू और लालसोट में सबसे कम नामांकन और दोनों सीटों पर केवल 4 प्रत्याशियों ने नामांकन जमा कराए हैं। स्क्रूटनी के बाद सही पाए गए 3037 नामांकन और आपको बता दें कि जांच के दौरान 396 जो नामांकन है वो खारिज कर दिए गए हैं। तो अब देखिए ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि अब लगातार नामांकन भी वापस लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दूदू और लालसोट में सबसे कम नामांकन हुआ है और दोनों सीटों पर केवल 4 प्रत्याशियों ने नामांकन जमा कराए हैं। तो चलिए, वहीं राज्यपाल ने नामांकन वापस लेने के बाद मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। कि मैं चुनाव लड़ूं और इस आधार पर मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से कल बातचीत की।
अमित शाह जी से बातचीत के बाद मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से बात की, वसुंधरा जी से बात हुई, प्रहलाद जोशी से बात हुई, अरुण सिंह जी से बात हुई, और इन सबसे बात करने के बाद मुझे लगा कि जो लार्जर रोल मुझे राजस्थान की पॉलिटिक्स में, राजस्थान के अंदर जो कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिटिक्स लाना चाहिए, उसमें योगदान करना चाहिए। उस योगदान के लिए मुझे अपने आप को लिबरेट करना चाहिए। उस आधार में मैंने तय किया है कि आज मैं अपना नामांकन जोधपुरा विधानसभा से वापस लूंगा। तो पेपर लीक प्रकरण ईडी पेश करेगी कोर्ट में पहली चार्जशीट। आपको बता दें कि तीनों मुख्य आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट पेश होगी। बाबूलाल कटारा और भूपेंद्र सिंह, अनिल सारण के खिलाफ चार्जशीट। अहम सबूत चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। बड़े पैमाने पर पैसों के लेन देन का खुलासा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट। ईडी अब देखिए पेश करेगी कोर्ट में पहली चार्जशीट और अहम सबूत चार्जशीट में शामिल कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर पैसों के लेन देन का यहां पर खुलासा हुआ है और तीनों मुख्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश होगी। तो बाबूलाल कटारा, भूपेंद्र सिंह, अनिल सारण के खिलाफ देखिए यहां पर चार्जशीट है और अहम सबूत भी चार्जशीट में शामिल कर लिए गए हैं। तीनों मुख्य आरोपियों के खिलाफ यह चार्जशीट अब पेश होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, अब देखिए कोर्ट में ये चार्जशीट पेश की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि अहम सबूत भी अब चार्जशीट में शामिल कर दिए गए हैं। क्या अपडेट अभी? बिल्कुल, देखिए ईडी अभी दफ्तर से निकल चुकी है और विशेष न्यायालय की तरफ ईडी ने रुख कर लिया है। चूंकि 60 दिन का समय जो है बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी का हो चुका है। इसके अलावा जो भूपेंद्र सिंह है और अनिल सारण है, इनसे जो पूछताछ हुई है, सबूत जुटाए हैं। साथ ही जो एसीबी की एफआईआर जो रिकॉर्ड पर ली गई है, इसमें तमाम साक्ष्य बनाए गए हैं और लंबी चौड़ी ये पहली चार्जशीट होगी, क्योंकि अभी इसमें अन्य आरोपी और भी बाकी हैं जिनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है। तो ईडी अब इस पूरे मामले को लेकर अदालत में जा रही है और वहां पर जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जो तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार हुई है, जो सबूत मिले हैं, उन सबूतों को अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी कोर्ट में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो अधिवक्ता हैं, जो लीगल टीम है ईडी की, वो भी इस दौरान कोर्ट में मौजूद रहेगी। बिल्कुल राकेश, देखिए आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर के हो सकते हैं। आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आधार प्रचार, आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में सीएम गहलोत बाटोदा पहुंचने वाले हैं और बाटोदा में आयोजित आम सभा को संबोधित भी करेंगे। सैकड़ों की तादाद में आम सभा में लोग यहां पर मौजूद हैं। तो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में ये आम सभा होने जा रही है। तो सीएम गहलोत का देखिए धुआंधार प्रचार देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंच चुके हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आज सभा होगी, जिसमें सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे। थोड़ी ही देर में सीएम गहलोत बाटोदा पहुंच जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में चुनाव है और मैच कुछ ही दिन बाकी है। उससे पहले अब सीएम अशोक गहलोत धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। बाटोदा में आयोजित आम सभा को संबोधित करेंगे और सैकड़ों की तादाद में वहां पर लोग मौजूद हैं और सीएम अशोक गहलोत का इंतजार किया जा रहा है। थोड़ी ही समय का इंतजार है जब सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे और वहां पर देखिए सभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो पूरी तैयारियां कर ली गई है और बस सीएम अशोक गहलोत का इंतजार किया जा रहा है। बाटोदा में आम सभा को आज संबोधित सीएम अशोक गहलोत करेंगे। सैकड़ों की तादाद में वहां पर लोग पहुंच चुके हैं और हर कोई सीएम अशोक गहलोत का इंतजार कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में ये सभा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अलग अलग जगहों से देखिए तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, जिसमें यह देखने को मिल रहा है कि अब सीएम अशोक गहलोत लगातार पहुंच रहे हैं और प्रत्याशियों के समर्थन में अब यहां पर आम सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और थोड़ी ही देर में सीएम गहलोत बाटोदा पहुंच जाएंगे। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंच चुके हैं और आम सभा को सीएम अशोक गहलोत संबोधित करते हुए दिखेंगे। इससे पहले भी तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, जिसमें ये देखने को मिला था कि सीएम अशोक गहलोत देखिए लगातार अब पहुंच रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं और राज्य सरकार में जितने भी विकास के कार्य हुए हैं उनको गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की गारंटी संवाद भी देखिए यहां पर होने जा रही है। थोड़ी ही समय का इंतजार है जब
सीएम अशोक गहलोत पहुंच जाएंगे और बाटोदा में आम सभा को संबोधित करेंगे। सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर मौजूद है और सीएम अशोक गहलोत का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में ये सभा आज सीएम अशोक गहलोत करेंगे और थोड़ी ही देर में देखिए सीएम अशोक गहलोत बाटोदा पहुंचने वाले हैं। तो बाटोदा में आम सभा को संबोधित आज सीएम अशोक गहलोत करने वाले हैं और ये जो तस्वीरें भी हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस गारंटी संवाद यहां पर किया जाएगा क्योंकि देखिए जो गारंटी अभी कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है, 7 गारंटियों की अगर हम बात कर ले तो लगातार इसको लेकर के चुनाव प्रचार प्रसार और भी ज्यादा तेज होता हुआ दिख रहा है और इसको बड़ा मुद्दा कांग्रेस बना रही है और लोगों के बीच जा रही है, इन गारंटियों को बता रही है और थोड़ी ही देर में सीएम अशोक गहलोत भी पहुंच जाएंगे और देखिए कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में यह सभा होनी है। तो उदयपुर का दौरा पीएम मोदी करने वाले हैं। आपको बता दें कि आज शाम विशेष विमान से लेक सिटी पीएम पहुंचेंगे। नए कृषि मंडी में पीएम की जनसभा का आयोजन होगा और शाम 6 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। आपको बता दें कि सभा स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और चुनाव से पहले उदयपुर में पीएम की यह बड़ी जनसभा होनी है। 8वां विधानसभा को देखिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि देखिए आज उदयपुर का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जनसभा को संबोधित करने का यहां पर कार्यक्रम है और उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों को यहां पर पीएम देखिए साधेंगे। आपको बता दें कि मेवाड़ वागड़ में पार्टी की मजबूती के लिए वोट बैंक को मजबूत करेंगे। मेवाड़ वागड़ में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद और प्रतापगढ़ जिले आते हैं। इन 6 जिलों में 28 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जो पकड़ है काफी मजबूत बताई जा रही है और जो तस्वीरें भी देखिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 8 विधानसभा सीटों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधने वाले हैं और जनसभा को भी आज पीएम संबोधित करेंगे। उसको लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई है। तो आदिवासी वोट बैंक को साधने का देखिए यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। आदिवासी अंचल की 28 में से 17 सीटें आरक्षित है और यहां संघ वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए अपनी गतिविधियां करता है और प्रधानमंत्री इससे पहले भी मानगढ़ धाम आ चुके हैं। उनकी नजर आदिवासी वोट बैंक पर होगी। तो जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है और देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए राजस्थान का दौरा करते हैं तो वहां पर विपक्ष पर भी वो जम करके बरसते हुए नजर आते हैं और केंद्र सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं वो भी वो गिनाते हैं। राज्य सरकार पर जमकर हमलावर होते हैं और आज देखिए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद ये पहला राजस्थान का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहां पर देखिए वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाएगी और आज क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कहते हैं इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पूरी तैयारियां कर ली गई है। उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों को आज पीएम साधेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कपिल, अभी क्या वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और देखिए जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का दौरा करते हैं तो विपक्ष पर जमकर के बरसते हुए नजर आते हैं और केंद्र सरकार में जितने भी विकास के कार्य किए गए हैं उसको भी गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल वहां से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सभा स्थल की बात करेंगे तो सभा स्थल पर सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। मंच पूरी तरह से तैयार है और जहां पर जो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग आएंगे 8 विधानसभा क्षेत्र से, वो भी वहां पर चेयर्स लगाई गई है। बड़ी तादाद में लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं सभा स्थल पर की गई है। प्रधानमंत्री का दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद आप देखिए कि अभी नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद में प्रधानमंत्री का पहला राजस्थान दौरा और इस पहले राजस्थान दौरे के बीच में उदयपुर को चुना गया है क्योंकि उदयपुर जो है जो ये दक्षिण राजस्थान का जो भाग है ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर तकरीबन 16 सीटें ऐसी है जो कि आदिवासी बाहुल्य एसटी के लिए रिजर्व है। तो
इस जनसभा के मार्फत पूरे संभाग भर के वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये जनसभा उदयपुर जिले की रखी गई है, जहां पर 8 विधानसभा क्षेत्र और यहां पर भी 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो कि एसटी के लिए रिजर्व है। तो मुख्य रूप से ये माना जा रहा है कि ये सभा जनजातीय अंचल के लोगों को साधने के लिए रखी गई है, क्योंकि अगर हम वर्ष 2007 की बात करेंगे तो उस समय जनजाति का पूरा वर्ग जो था वो कहीं न कहीं कांग्रेस की ओर पूरी तरह से डाइवर्ट था। लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि चाहे वो 2013 के चुनाव हो या फिर 2008 के चुनाव हो, इस दौरान ये अधिकांश वोट बैंक भाजपा के पक्ष में नजर आया था। तो इस वोट बैंक को बीजेपी के पक्ष में बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री अपनी सभा के मार्फत केंद्र सरकार के कार्यों को गिनाने की कोशिश करेंगे और साथ ही पूरी तरह से राजस्थान सरकार पे हमलावर भी नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल कपिल, देखिए राजस्थान की कमान अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल चुके हैं, क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें हमने दिखाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। आचार संहिता के बाद उनका ये पहला दौरा बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आदिवासी वोट बैंक को साधने का यहां पर प्रयास करेंगे। और क्या कुछ अपने आज सभा में कह सकते हैं कपिल, इसको लेकर के कोई अपडेट है आपके पास? क्योंकि इससे पहले जो तस्वीरें आई हैं उसमें विपक्ष पर तो हमलावर होते हैं, साथ ही साथ जो कार्य उनके द्वारा किए गए उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करते हैं। बिल्कुल, देखिए आदिवासी वोट बैंक एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि हर बार ये देखा जाता है कि आदिवासी वोट को लुभाने के लिए कई सारे वायदे किए जाते हैं, चाहे वो कोई सी भी सरकार रही हो, राज्य सरकार भी हो। उनका फोकस होता है कि आदिवासी वोट बैंक, जो कि पूरा वोट बैंक एक साथ डाइवर्ट होता है, तो ये कोशिश की जाती है कि इस पूरे वोट बैंक को पार्टी के पक्ष में रखा जा सके। और आज भी आदिवासी वोटर्स को समाज नजर बना करके रखिए, क्योंकि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, मंच सज चुका है, इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और बड़ी संख्या में आज लोग उनको सुनने के लिए भी पहुंचेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बहरोड़ में मुश्किल में कांग्रेस है। आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव का इस्तीफा और समर्थकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा इन्होंने दे दिया है। बहरोड़ से कांग्रेस ने बस्तीराम को टिकट नहीं दिया था, बहरोड़ से कांग्रेस ने संजय यादव को टिकट दिया। उससे कारण देखिए यहां पर रोष देखने को मिला है। समर्थकों के साथ बैठक के बाद बस्तीराम यादव बोले हैं कि बहरोड़ विधायक को हराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। ये बड़ी जानकारी। बहरोड़ में देखिए अब जो कांग्रेस है वो मुश्किल में फंस सकती है, क्योंकि समर्थकों के साथ यहां पर बस्तीराम ने इस्तीफा दे दिया है और ये कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि बस्तीराम ने खुद इस्तीफा तो दिया ही दिया है, साथ ही उनके साथ जितने समर्थक हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो आपको बता दें कि बस्तीराम को टिकट नहीं दिया गया था, इससे वो नाराज चल रहे थे। अगर टिकट मिलता तो जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर मिल रहा था और जीत संभावित आती नजर देख करके माननीय भवन जितेंद्र सिंह जी ने मेरे 20-25 साल के संघर्ष को, मेरी मेहनत को हत्या करने का काम किया है। तब मेरा टिकट काट करके मेरे साथ में जो अन्याय किया गया, अब मैं समझता हूँ कि मेरा भविष्य इस कांग्रेस में सुरक्षित नहीं है। तो भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी चर्चा को लेकर के न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने लोगों से बातचीत की है। इस दौरान लोगों ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में विकास के कार्य कराए गए हैं, सड़कें बनवाई गई है, नालों का निर्माण कराया गया है और लोगों को पीने के पानी की संचित व्यवस्था भी की गई है। उसके साथ ही कई लोगों ने कहा कि इस बार बदलाव की जो लहर है वो देखने को मिल रही है। इस दौरान कुछ लोग रोजगार न मिलने पर नाखुश भी नजर आए। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में 80 साल से अधिक के बुजुर्ग और विशेष दिव्यांग मतदाता अब घर बैठे ही अपने मतदान का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकेंगे। विशेष दिव्यांग और अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं के लिए वोट फ्रॉम होम को लेकर के जिले में 12D फॉर्म भरवा करके BLO द्वारा स्वीकृति ले ली गई है। इस पहल के तहत जिले के 2208 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने वोट फ्रॉम होम वोटिंग के लिए आवेदन कर दिया है। वोट फ्रॉम होम को लेकर के मिले आवेदनों के बाद जिला निर्वाचन इकाई द्वारा वोटिंग करवाने को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है।
इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से ये निर्देश प्राप्त हुए थे हमें कि जितने भी 80+ के जो लोग हैं, आयु के मतदाता हैं या दिव्यांग मतदाता हैं, उनको फॉर्म नंबर 12D बांटा जाए। हमने सभी से उनसे संपर्क किया और उसके बाद जिन्होंने होम वोटिंग के लिए चूज़ किया उसमें 2208 लोग हमारे पास ऐसे आए जिन्होंने होम वोटिंग के लिए अपना एक बताया है कि हमें होम वोटिंग करनी है।